हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो सिलेबस है बीकॉम पार्ट वन सेम टू। बीकॉम पार्ट वन सेम टू का हाउ आई बिकम अ पब्लिक स्पीकर प्रो सेक्शन का चैप्टर है। हाउ आई बिकम अ पब्लिक स्पीकर, मैं पब्लिक स्पीकर कैसे बना। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज गिवन टू अस बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनके द्वारा इन्होंने ये हमें चैप्टर दिया गया है आपका। इसमें बताया है कि वो कैसे एक शाय से पर्सन थे, कैसे पब्लिक के बीच में बोल नहीं पाते थे, और फिर कैसे ही बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, उनका वोकैब कैसे अच्छा हुआ, हाउ ही मैनेज टू बिकम अ सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर। स्पीकर होना अलग बात है एंड बिकम अ पब्लिक स्पीकर, उसमें भी सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर होना अलग बात है। तो थिंग्स आर डिफरेंट, थिंग्स आर डिफिकल्ट, थिंग्स गेट little tricky and cautious. You get cautious while speaking in public, but how he managed, how he learned the art of speaking in public, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो how I become a public speaker, मैं public speaker कैसे बना, provides an interesting account of Shaw's earnest endeavor to attain oratorial efficiency, oratorial मतलब बोलने की efficiency, oratorial that is oral, बोलने के लिए, बोलने से रिलेटेड की एफिशिएंसी, यानी पब्लिक के बीच में बोलने की एफिशिएंसी। दिस पीस रिवील्स द salient features of Shavian style and supplies food for thought। ठीक है। when I was with Lucky to ज़ेटेटिकल मीटिंग, ज़ेटेटिकल मतलब प्रोसीडिंग्स वाली मीटिंग जहाँ पे इंक्वायरीज वगैरह होते हो। आई हैड नेवर स्पोकन इन पब्लिक, मैंने पब्लिक में अब तक कभी बोला नहीं था। आई न्यू नथिंग अबाउट पब्लिक मीटिंग्स, मुझे पब्लिक मीटिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं था, एंड देयर ऑर्डर, और उसमें क्या कैसे होता है, उनका सीक्वेंस कैसे होता है। आई नेवर न्यू दैट। आई हैड एन एयर ऑफ इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस मतलब कॉशियसनेस, एक हमेशा से लगा रहता है कि डर ऐसा, एक एक्साइटमेंट के साथ में जो डर लगा रहता है, दैट इज इम्प्यूडेंस। I had an air of impudence but was really an ardent coward। मुझ में एक्साइटमेंट भी था, बट मैं एक ardent मतलब sheer प्योर कावर्ड मतलब डरपोक भी था। नर्वस एंड सेल्फ कॉन्शियस ऑफ हार्ट ब्रेकिंग डिग्री। ठीक है। येट आई कुड नॉट होल्ड माई टंग, फिर भी यानी डर के मारे हो ना, किसी के हाथ थर थर करते, किसी के पैर थर थर करते, किसी को पसीना आने लगता है, कोई यानी क्या बोल रहे हो नहीं पता नहीं होता है, वैसे यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि मेरी जीभ मेरे कंट्रोल में नहीं थी। आई स्टार्टेड अप एंड सेड समथिंग इन द डिबेट, वहां पे डिबेट चल रहा था और डिबेट में कुछ बोलना था, मैंने कुछ तो बोला। देन फीलिंग दैट आई हैड मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ, मैंने रियलाइज किया कि पता नहीं जो मेरी जीभ थी वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, और मुझे तभी इंस्टेंट रियलाइजेशन हो गया कि यार ये डिबेट में मैंने क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कई बार आप कई ऐसी फ्लो में चीजें बोल जाते हैं जो मैटर नहीं करती, जिसका मतलब नहीं होता है, वैसा वो इनके साथ हो गया। क्यों ही वॉज नॉट वेरी मच, उनके पास इतना टैलेंट नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना मोटिवेशन नहीं था, इतना करेज नहीं था, ही वॉज अ कावर्ड। तो डर के मारे उन्होंने गलत सलत उल्टा सीधा कुछ भी वहां पे डिबेट में बोल दिया। As in fact, I was so ashamed that I vowed I would join in the society, go every week। society मतलब यहाँ पे एक प्लेस ऑफ रीडिंग बोल सकते हो। गो एवरी वीक, स्पीक इन एवरी डिबेट, प्लेस ऑफ रीडिंग जहाँ पे लोग गैदर होते हैं, मिलते हैं, दे डिस्कस अबाउट थिंग्स एंड दे डू डिबेट्स एंड दे डू ओरेटोरियल थिंग्स ओवर देयर। इन शॉर्ट, आपका स्पीकिंग लैंग्वेज जहाँ पे टेस्ट होता हो, इम्प्रूव होता हो, ऐसी ऐसी प्लेस दैट इज अ सोसाइटी। तो आई वुड गो एवरी वीक, स्पीक इन एवरी डिबेट, और तब यहाँ पे जो ऑथर है वो डिसाइड करते हैं कि मैं सोसाइटी में एवरी वीक जाऊंगा, स्पीक इन एवरी डिबेट एंड बिकम अ स्पीकर, और मैं एक स्पीकर बनूंगा। और पेरिश इन द अटेम्प्ट, या तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट करना तो भी सीखूंगा अगर मैं स्पीकर नहीं भी बना तो। आई कैरिड आउट दिस रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब जैसे हम प्रण लेते हैं ना, जैसे हम हर साल न्यू ईयर का प्रण लेते हैं, मैं ये नया साल, ये 2021 में मैं ऐसा करके बताऊंगा, वैसा करके बताऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। वैसे ही यहाँ पे इनका रिजोल्यूशन था कि आई वुड बी अ बुक, आई वुड बी अ गुड स्पीकर, या फिर एटलीस्ट आई बी एन अटेम्प्टी of becoming a good speaker। I suffered agonies that no one suspected। मुझे कई सारे ऐसे डर
कॉशियसनेस ने सताया जो किसी और को ज्यादा पता तो नहीं चला, बट मेरे अंदर ही अंदर चल रहा था। ड्यूरिंग द स्पीच एंड डिबेट आई रिजॉल्व टू फॉलो माय मेथड। डिबेट के दौरान मैंने मेरी मेथड को फॉलो किया। माय हार्ट यूज्ड टू बीट एज पेनफुली एज अ रिक्रूट गोइंग अंडर फायर फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे मेरा डिबेट के दौरान मुझे ऐसा लगता था, मेरे हार्ट में इतना पेन होता था। पेन में होना मतलब एक्चुअली दर्द होना नहीं, पेन होना मतलब यहाँ पे डर लगता था मुझे, एक्चुअली इतना अंदर से डर लगता था कि जैसे कोई रिक्रूट हो, किसी का फर्स्ट टाइम जॉब इंटरव्यू और उसे कैसे पहली बार डर लगता है, वैसा डर मुझे लगता था। आई कुड नॉट यूज नोट्स व्हेन आई लुक्ड एट द पेपर इन माय हैंड। मेरे सामने जो नोट्स होते थे, पेपर हुआ करता था, पेपर को भी मैं देख के कंफर्टेबल नहीं हो पाता, पेपर से भी मैं ठीक से पढ़ के भी नहीं बोल पाता था। मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी। आई कुड नॉट कलेक्ट इनफ माई सेल्फ टू डिसाइफर अ वर्ड। मैं वहां पे किसी वर्ड का मीनिंग भी जो मुझे पता है वो भी वहां पे भूल जाता था। And of 4 or 5 points that were my pretext for this ghastly practice, I invariably forgot the best. और जो मैं थोड़ा 4 5 सेंटेंस का अच्छे से बहुत ज्यादा रट्टा मार के प्रैक्टिस करके आया हूँ, बट जब मेरा टर्न आता था, मैं वो मेरे टर्न पे वो भी भूल जाया करता था। The society have hated me. The society, of course, मेरे इस तरीके के हर बार में डिबेट में पार्ट लेने से they have started like ये क्या करता है, हर बार आके टाइम पास करता है। For that I seem so uppish and self-possessed that at my third meeting I was asked to take the chair। और मेरी तीसरी, मैं हमेशा ही ऐसा करता था, तो तीसरी मीटिंग में तो मुझे बोल दिया गया, भाई अब मत ही बोलो, आप अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाओ। I consented as offhandedly as if I were the Speaker of the House of the Commons, and the Secretary probably got his first inkling of my hidden terror by seeing that my hand shook so that I could hardly sign the minutes of previous meeting। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप बैठ जाओ यहाँ पे, ये जो मीटिंग चल रही है, जो डिबेट चल रहा है, आपसे बोलना तो नहीं हो रहा, एक काम करो आप बैठ ही जाओ, बैठ के अभी एटलीस्ट लिखो ये यहाँ पे क्या बात हो रही। बट वो मेरे लिए इतना एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं ठीक से, मेरे हाथ हिल रहे थे, मैं ठीक से वो मीटिंग्स की अच्छे से मिनट्स मिनट्स जो बोलते मीटिंग के मिनट्स भी अच्छे से वहाँ पे लिख नहीं पा रहा था। My speeches must have been little less dreaded by the society than they were by myself, but I noticed that they were hardly ever ignored for the speaker of the evening. In replying, usually addressed himself almost exclusively to my remarks, seldom in appreciative way. Besides, though ignorant in economics, I had read in my boyhood Mill on Liberty, on representative government, and on the Irish land question, and I was as full of Darwin, Tyndall, and George Eliot as most of my audience. Yet every subject struck my mind at angles that produced reflections to new to my audience. My first success, यानी वो बता रहे कि मैं बचपन में इनकी बुक्स पढ़ा था, इनके थ्रू मैं इंस्पायर हुआ था, बट मैं हर बार फेलियर ही रहा, मैं ठीक से कभी बोल नहीं पाया, मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। मेरी ऑडियंस ज्यादा, कभी भी जब मेरा बोलने का टर्न आता था, तो मेरी ऑडियंस इतनी ज्यादा मुझे अप्रिशिएटिव नहीं थी। मेरी बहुत लिमिटेड ऑडियंस थी, बहुत गिनी चुनी एक दो तीन चार लोगों की ऑडियंस मेरी, जो मेरी बातों पे ध्यान दिया करती थी, ऐसी थी। माय फर्स्ट सक्सेस वाज व्हेन, मेरा फर्स्ट सक्सेस तब था when the society paid to art of which it was utterly ignorant the tribute of setting of an evening aside for a paper on it. I wiped the floor with that meeting, and several members confessed to me afterward that it was this performance that first made them reconsider their first impression of me as a bumptious, discordant idiot। यानी अब तक लोग उसे जो बम्शियस डिसकॉर्डिनेट इडियट समझते थे, यानी बम कर जाना, किसी भी बात पे गिर जाना, किसी भी बात पे गलत बोल देना, फिसल जाना, ऐसा अपने वर्ड में फिसल जाना, मैं ऐसा बम्शियस डिसकॉर्डिनेट यानी वर्ड्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, इडियट ऐसा समझते थे मुझे। पर ये मेरी जो सोसाइटी की पहली वाली जो आर्ट, उन्होंने सोसाइटी पेड टू आर्ट, वहां पे जो मैंने बोला गया था उस इवनिंग पे, जो भी मैंने बोला, और मैंने इतना अच्छे से बोला कि जो लोग मुझे बम्शियस डिस्कॉर्डेंट इडियट समझते थे, दे वर सेइंग कि आज हम तुम्हारी बातों को रिकंसिडर करते हैं, तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन था कि हाँ तुम नहीं बोल पाते हो, वो आज हमें दोबारा से रिकंसिडर करना पड़ रहा है। आई प्रिजर्व डॉजेडली, आई हॉन्टेड ऑल द मीटिंग्स इन लंदन।
I preserved doggedly. I haunted all the meetings in London where debates followed lectures. I spoke in the streets, in the park, and at demonstrations anywhere, everywhere possible. यानी मुझे उसके बाद में जहाँ भी जैसे भी मौके मिलते थे मैं वो मौके सीज करता था, मैं वो मौके ग्रैब करता था, मैं वो मौके जाने नहीं देता था. आई यूज टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज. तो मैं आई यूज टू फॉलो एवरी लेक्चर्स. आई स्पोक इन द स्ट्रीट. मैं स्ट्रीट्स में मुझे बोलने का मौका मिलता मैं वहां बोलता था. पार्क में, डेमोन्स्ट्रेशन में, एनीवेयर एवरीवेयर, हर जगह जहाँ पे मुझे चांस मिलता था आई यूज्ड टू स्पीक. आई लाइक ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं. इन शॉर्ट आई इन्वेस्टेड पब्लिक मीटिंग्स लाइक एन ऑफिसर afflicted with cowardice who takes every opportunity of going under fire to get over it and learn his business. मुझे एक तब ऐसा लग हो गया था कि एक ऑफिसर जिसको इंसल्ट किया गया हो पब्लिक मीटिंग में, एक पब्लिक ऑफिसर उसको पब्लिक मीटिंग में इंसल्ट किया गया हो कि तुम कावड़ हो, कि तुम बुजदिल हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम डरपोक हो, तुमसे क्या होगा, ऐसा मैंने अपने आप को समझ लिया था कि एक ऑफिसर पब्लिक मीटिंग में ही नहीं बोल पा रहा है. वैसा समझ के मैं हर अपॉर्चुनिटी को एक फायर की तरह देखता था और मुझे फायर के अंदर से गुजर के निकलना है और मुझे मेरा बिजनेस, मुझे मेरी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है. I had quite literally evenings in university college at the meetings of the new Shakespeare Society under FJ Furnival. F.J. Furnival was a distinguished, he's a scholar, distinguished, well-known scholar, and a busier one at his Browning Society. I joined another very interesting debating society called the Bedford, founded by the Stopford Brooke, who had not then given up his prostate at the Bedford Chapel to devote himself to literature. All these meetings I took part in debates. My excessive nervousness soon wore off. मतलब इन सारी चीज़ों में मैं यहाँ पे गया, इन मीटिंग्स को अटेंड किया, इन सोसाइटीज में गया, इन यूनिवर्सिटीज में गया, सारी जगह मैंने लिटरेचर्स पढ़े, मीटिंग्स अटेंड की, मैं डिबेट्स में पार्ट लिया. और मैंने धीरे धीरे ऐसे करके मेरा जो नर्वसनेस, एक्सेसिव नर्वसनेस था, वह सून वोर ऑफ मतलब खत्म हो रहा था, फट रहा था, खत्म होके चला जा रहा था. यानी मेरा एक्सेसिव जो मैं नर्वस हो जाता था वो अभी कम होने लगा था, वो अभी खत्म हो चुका था. I soon became sufficiently known as socialist orator to have no further need to seek out public debates. अब मैं एक ऐसा ओरेटर बन गया था कि मुझे अब पब्लिक डिबेट्स में जाके भाग लेने की जरूरत नहीं थी, ताकि मैं कुछ सीख सकूं, कुछ इम्प्रूव कर सकूं. तब मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था कि अब मुझे कोई बोलने के लिए कुछ बोला जाए तो मैं बोल सकता हूँ. I was myself sought after. This began when I accepted an invitation from a radical club at the Woolwich to lecture it. इसके बाद में मुझे मुझे एक इनविटेशन आया रेडिकल क्लब में, वहां पे लेक्चर देने के लिए, जो मैंने एक्सेप्ट किया. एट फर्स्ट आई थॉट ऑफ रीडिंग अ रिटर्न लेक्चर. पहले मैंने सोचा कि मैं पूरा प्रिपेयर करके जाऊंगा, एक लेक्चर लिख के जाऊंगा, उससे वहां पे जाकर मैं रीड कर लूंगा. बट फॉर इट सीम्ड हार्डली पॉसिबल टू स्पीक फॉर एन आवर विदाउट टेक्स्ट when I had here to spoken for 10 minutes or so only in debates. बट मुझे लगा कि इतना सारा 1 घंटे के लिए अगर मुझे सपोज वहाँ पे बोलना है तो 1 घंटे के लिए पढ़ के बोल पाना इज डिफिकल्ट. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं लिख के चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने डिबेट्स में हार्डली 10 मिनट से ज्यादा कभी बोला नहीं था. डिबेट्स में 5 10 15 मिनट के लिए बोला था, तो मैं उससे ज्यादा कभी बोला नहीं था. पर यहाँ पे मुझे लगभग लगभग 1 घंटे के लिए बोलना था. बट इफ आई वर टू लेक्चर फॉर्मली ऑन सोशलिज्म फॉर एन आवर, बट अगर मुझे सोशलिज्म के ऊपर लेक्चर देना था वो भी 1 घंटे के लिए, राइटिंग वुड बी इम्पॉसिबल फॉर वांट ऑफ टाइम. और इतना सारा लिखना वांट ऑफ टाइम के लिए वो भी गलत मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इतना सारा लिख के कैसे वहां पे पढ़ लूंगा. और ये भी गलत हो रहा था कि मैंने तो कभी इतना 1 घंटा एक साथ में कभी बोला ही नहीं, तो मैं बोल भी ठीक से, यानी इतना सारा मेरे पास डेटा बोलने के लिए होगा भी या नहीं. आई मस्ट एक्सटेम्पोराइज. आई मस्ट एक्सटेम्पोराइज का मतलब होता है मतलब किसी चीज को प्रिपेयर करने के बिना ही कर जाना. आई मस्ट स्पीक विदाउट preparing for it. The lecture was called Thieves and was a demonstration that the proprietor of an unearned income inflicted on the community exactly on the same duty as a burglar does. I spoke for an hour easily, and from that time
ऑलवेज एक्सटेम्पोराइज। और मैंने वो चीज अटेम्प्ट की कि मैं बिना प्रिपेयर करके जाऊंगा, बिना प्रिपेयर करके वहां पे जाके बोलूंगा। और ये चीज मेरी सक्सेसफुल रही। मैं 1 घंटे से तक अच्छे से बोलता रहा। मैंने बहुत अच्छे से वो लेक्चर अटेम्प्ट किया और लोगों को पसंद भी आया। जैसे एक बर्गलर को बोला जाता है तुम अपने बारे में बताओ, जैसे वो बोलते जाता है वैसे ही मैंने वहां पे बोल दिया। और उसके बाद में मैंने ये तय किया कि मैं अभी आराम से बोल सकता हूँ बिना प्रिपेयर करे। और उसके बाद से मैंने हमेशा से एक्सटेम्पोराइज किया, मतलब बिना प्रिपेयर करे ही बोलना शुरू कर दिया। दिस went for about 12 years। ये 12 साल तक ऐसा सिलसिला चला। During which I sermonized on socialism at least 3 times a fortnight every day। हर 15 दिन में 3 बार तो मुझे सोशलिज्म के ऊपर बोलने के लिए मिलता था मौका, और मैं बोलने जाता था। I preached whenever and wherever I was asked। मुझे जहां भी बुलाया जाता था, जहां भी बोला जाता था, मैं वहां पे पहुंच जाया करता था। I was asked, I was first come I was first come first served with me. It was first come first served with me. When I got an application for a lecture, I gave the applicant the first day I had vacant, whether it was for a street corner, a public house, parlor, a market, the economic section of the Birds Association, the city temple, a cellar or a drawing room। मतलब मेरे लिए ये सारे लेक्चर्स अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो मुझे सबसे पहले अप्रोच करेगा वहां पे मैं वहां पे, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं वहां पे जाके बोल देता था। तो इट वाज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विद मी व्हेन आई गॉट एन एप्लीकेशन। जब भी मुझे एप्लीकेशन आता था, अगर खाली है, अगर फर्स्ट डेट अगर मेरे पास वो दिन खाली है, तो भले वो स्ट्रीट कॉर्नर हो या पब्लिक हाउस पार्लर हो या मार्केट प्लेस हो या इकोनॉमिक सेक्शन हो या फिर सिटी का टेम्पल हो या सेलार हो या ड्राइंग रूम हो, कहीं भी मुझे अगर ऐसा ऑफर आता था, अगर मैं उस डेट को उस टाइम पे अवेलेबल हूँ, तो मैं वहां पे देखता नहीं था कि ये जगह कौन सी है, मैं वहां पे अपना स्पीच लेने देने के लिए चले जाता था। माई ऑडियंस इज वेराइड फ्रॉम टेंस टू थाउजेंड। मेरी ऑडियंस 10 लोगों से लेके थाउजेंड्स लोगों तक भी हुआ करती थी। आई एक्सपेक्टेड अपोजिशन बट गॉट हार्डली एनी। मैंने सोचा था कि लोग मेरी बातों को अपोज करेंगे, बट ऐसा बहुत ही कम बार हुआ कि हुआ ही नहीं। ऐसा बोल सकते हार्डली एनी, इसका मतलब मेरे साथ ऐसा लोगों ने मुझे मेरी बातों के लिए अपोज किया, ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं लगभग लगभग। One of my best speeches was delivered in Hyde Park in torrents of rain to 6 policemen sent to watch me, plus only the secretary of the society that had asked me to speak, who had an umbrella over me। मुझे लगता है मेरी जो बेस्ट स्पीच थी वो मैंने हाइड पार्क में दी थी। टॉरेंट ऑफ रेन टू 6 पुलिसमैन, 6 पुलिसमैन को दी थी। और वहां पे जो सोसाइटी का सेक्रेटरी था, वो वहां पे अम्ब्रेला लेके मेरे साथ खड़ा था, और मैंने वहां पे स्पीच दी थी। आई मेड अप माई माइंड टू इम्प्रेस दोस पुलिसमैन। मैंने ऐसा तय कर लिया था कि ये पुलिसमैन को मैं वहां पे इम्प्रेस करके रहूंगा, ये जो 6 पुलिसमैन है उनको वहां पे मैं इम्प्रेस करके रहूंगा। दो एज दे वर ऑन द ड्यूटी टू लिसन मी। वो उनका ड्यूटी था कि देवर उनकी ड्यूटी के बीच में टाइम निकाल के उनको दिया गया था कि आपको ये लेक्चर अटेंड करना है, तो उसके लिए तो कंपलसरी था वो लेक्चर अटेंड करना। बट मेरी तरफ से भी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उनको इम्प्रेस करके रहूंगा, मैं उनको इंटरेस्ट बढ़ा के रहूंगा। After being convinced I was harmless, was to pay no further attention. I entertained them for more than an hour। मैंने उनको 1 घंटे से ज्यादा एंटरटेन किया, मतलब मैंने स्पीच मेरी 1 घंटे से ज्यादा चली। I can still see their waterproof caves shining in the rain when I shut my eyes। आज भी जब मैं उन दिन को याद करता हूँ, उनके वाटरप्रूफ केव जो उन्होंने केव्स पहने थे, कैप्स पहने थे, वो आज भी पानी से गीले होके शाइन कर रहे थे, ऐसा मुझे नजर आता है। वो स्पीच यानी वो मुझे याद आती है आज भी। आई नेवर टुक पेमेंट फॉर स्पीकिंग। मैंने पेमेंट कभी भी पैसे नहीं लिए मेरे ओरेटिंग करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए मैंने कभी भी कोई भी पैसे नहीं लिए। इट ऑफन हैपेंड दैट provincial Sunday societies offered me the usual 10 guinea free to give the usual sort of lecture, avoiding controversial। यानी ये ऐसा होता था कि मेरे साथ में लेक्चर मुझे ऐसे ही दिया जाए जो कंट्रोवर्शियल फ्री हो, पॉलिटिक्स फ्री हो, रिलीजन फ्री हो। आई ऑलवेज रिप्लाइड दैट आई नेवर लेक्चर्ड ऑन एनीथिंग बट वेरी I always replied that I never lectured on anything but very controversial politics and religion, and that my fee was the price of my railway ticket third class if the place was further off then I could afford to go my own expense। मतलब मैं खुद के ही खर्चे से जाता था जहां भी जाना था, बट अगर प्लेस बहुत दूर है और वहाँ पे थर्ड क्लास ट्रेन की टिकट मेरे बजट के बाहर है, तब ही मैं उनका सिर्फ एक्सपेंस, रेलवे एक्सपेंस लेता था। बाकी कोई भी उनसे पेमेंट मेरी स्पीकिंग के लिए, उसके लिए कोई भी मैं पेमेंट लेता नहीं था। द संडे सोसाइटी वुड देन अश्योर मी दैट ऑन दीज टर्म्स आई माइट लेक्चर ऑन एनीथिंग
आई लाइक एंड हाउ आई लाइक। यानी वो मुझे इसीलिए, क्योंकि वो कोई मैं पेमेंट लेता नहीं था, इसलिए वो भी मुझे कभी फोर्स नहीं कर पाते थे कि तुम्हें इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना है, क्योंकि हम तुम्हें पेमेंट दे रहे हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। क्योंकि मैं पेमेंट ही नहीं लेता था, तो वो भी अपने हमें मुझे बोलते थे कि तुम्हें जिस टॉपिक पे लेक्चर लेना है, जैसे लेना है तुम ले सकते हो। Occasionally, to avoid embarrassing other lecturers, would lived by lecturing. The account was settled by debit, यानी ऐसा ना दिखना चाहिए कि दूसरे लेक्चरर्स है उनको ऐसा वो पैसे ले रहे हैं और मैं नहीं ले रहा, थोड़ा एम्बेरसमेंट ना हो जाए, इसीलिए तो अकाउंट जो होता था, अकाउंट वाज सेटल्ड बाय डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। डेबिट क्रेडिट एंट्री मेरे अकाउंट में की जाती थी। कैसे? दिस इज आई वाज क्रेडिटेड विद यूजुअल फी एंड एक्सपेंसेस एंड गिव इट बैक एज अ डोनेशन टू द सोसाइटी। यानी मेरे नाम पे वो एक्सपेंसेस मुझे देते थे कि हाँ हमने इसे फीस दी, इनके इनके बोलने के लिए हमने इसको फी दी, इनके एक्सपेंसेस की फी दी, और बाद में मैं वही पैसे निकाल के उनकी सोसाइटी को डोनेट कर देता था। यानी ओवरऑल बुक्स में एंट्री आ जाती थी, बट मुझे पैसे मैं कभी इसके लेता नहीं था। इन दिस वे आई सिक्योर परफेक्ट फ्रीडम। यार इसी तरीके से, क्योंकि मैं कुछ पैसे लेता नहीं था, तो आई हैड गॉट परफेक्ट फ्रीडम। मुझे बोलने की पूरी छूट थी, मुझे बोलने का पूरा राइट था कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। एंड आई वाज आर्म्ड अगेंस्ट द एक्यूजेशन ऑफ बीइंग प्रोफेशनल एजिटेटर। फॉर इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस इसीलिए मुझे ऐसा कोई लोग भी नहीं बोल पाता था, तुम तो पैसे लेके कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हें तो पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए तुम कुछ भी भड़काऊ बयान भी दे दोगे, कुछ भी भड़काऊ चीजें भी लोगों को स्पीच दे दोगे। इसलिए लोग भी मुझे ऐसा कुछ बोल नहीं पाते थे कि मैं पैसों के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ। प्रोफेशनल एजिटेटर। For instance, at the election of 1892, I was making a speech in town hall of Dover, where a man rose and shouted to the audience not to let itself be taught to be a hired professional agitator from लंदन। और इसीलिए जब मैं टाउन हॉल में स्पीच दे रहा था 1892 में, तब एक जो मेरी ऑडियंस है उसमें से एक आदमी खड़ा होता है, चिल्लाता है कि इस ये स्पीकर जो प्रोफेशनल एजिटेटर है, जो पेड, इसको पेड है, ये इसको जैसे पैसे दे के बोला गया है कि तुम ये टॉपिक के बारे में इतना इतना ऐसा ऐसा बोलोगे, तो ये पेड है, इसकी बातों पे आप यकीन मत करो गाँव वालों। ऐसा वहां पे एक ऑडियंस में से उठ के चिल्लाता है वहां पे क्राउड के बीच में, जब इनकी स्पीच चल रही होती है। तो मैं तुरंत ही वहां पे बोलते हैं ऑथर, आई इमीडिएटली ऑफर टू सेल हिम माई एमोल्यूमेंट्स फॉर $5। तो वहां पे वो बोलता है हमारे ऑथर कि मैं तुरंत ही तैयार हो गया कि मेरे जो भी इमोल्यूमेंट्स है मैं $5 नहीं, सॉरी पाउंड, 5 पाउंड में देने को तैयार हूँ। उसने बोला कि ठीक है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि 4 पाउंड में लोगे? तो बोले नहीं। अब मैंने वहां तक उसे ऑफर किया कि 5 शिलिंग्स तक, हाफ अ क्राउन शिलिंग, 6 पेंस वहां तक ऑफर किया, पर उसने मना कर दिया। When he had not deal even a penny, I claimed that he must know perfectly well I was there at my own expense। और तब मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पे किसी के पैसों से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे खुद के पैसों से आया हूँ, ना ही मैं ये स्पीच बोलने के कोई भी पैसे ले रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे प्रोफेशनल एजुटेटर के नाम से कभी वो देखा नहीं गया, क्योंकि मैं पैसे ही नहीं लेता था। यानी लोग ऐसा कभी भी बोल नहीं पाए कि मैं पैसों के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ। मुझे जो बोला गया है कि तुम्हें ऐसा बोलना है, मैं वैसा कभी नहीं बोल पाया, लोग मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोच पाए, क्योंकि मैं करता ही नहीं था वैसे। If I had not been able to do this, the meeting, which was difficult and hostile one, would probably have broken up। अगर मैं ये नहीं कहता वहां पे और नहीं करता, तो ये जो मीटिंग थी वो पूरी तरह से टूट जाती थी। ये जो वहां पे गैदरिंग हुई थी पूरा बर्बाद हो जाता था। उसके बाद once in St James Hall London at meeting in a favor of women's suffrage, I ventured on a curious trick I ventured on a curious trick with success. Just before I spoke, a hostile contingent entered the room, and I saw that we were outnumbered and that an amendment would be carried against us. The intruders were all socialists of anti-Fabian persuasion, led by a man whom I knew very well। मतलब मैं जब एक स्पीच दे रहा था यहाँ पे सेंट जेम्स हॉल में, तब अचानक से वहां पे हॉस्टल कॉन्टिजेंट बहुत सारे एक
क्राउड वहाँ पे घुस आता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे अचानक से घुस आते हैं, इंट्रूडर्स आ जाते हैं। हॉस्टल मतलब अनफ्रेंडली, मतलब वो नहीं चाहते ये स्पीच जिस बारे में है वो बारे में वहाँ पे किसी को भी संबोधित किया जाए, वो बारे में वहाँ पे कुछ भी बात की जाए। दोज वर द हॉस्टल कंटिजेंट, वहाँ पे लोग आ जाते हैं ऐसे अनफ्रेंडली लोग। एंड आई सॉ दैट दे वर आउटनंबर्ड एंड दैट एन अमेंडमेंट वुड बी कैरिड अगेंस्ट अस। और मुझे ऐसा लग रहा था तब उनको देख के ये यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल झपाटे करेंगे, यहाँ पे कुछ धिंगा मस्ती करेंगे, यहाँ पे कुछ ये हमारी स्पीच को या ये हमारे प्रोग्राम को ठीक से आगे बढ़ने नहीं देंगे। द इंट्रोड्यूस वर ऑल सोसाइटीज सोशलिस्ट ऑफ एंटी फेबियन परसुएशन। ये जो इंट्रूडर्स थे कि जो इंट्रूडर्स मतलब जिन्हें बिना इनवाइट किए बुलाया जाता है, दोस आर द इंट्रूडर्स। ये सारे लोग जो आए थे, दोज वर द ऑल्सो सोशलिस्ट ऑफ एंटी फेबियन, जो फेबियन के बारे में वहां पे बोलने गया था, एंटी फेबियन लोग थे ये सारे। बाय द वे, फेबियन का मतलब होता है अ सोसाइटी विच इज फॉर्म फॉर द अपलिफ्टमेंट और द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज अ फेबियन सोसाइटी। जो वीक क्राउड है, जो वीक सेक्शन है सोसाइटी का, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो भी काम किया जाए, ऐसी सोसाइटी बनाई गई है, उस सोसाइटी को फेबियन सोसाइटी बोलते हैं। पर ये जो सोशलिस्ट थे, ये एंटी फेबियन सोसाइटी की तरफ से आए थे, लेड बाय अ मैन जिनको इन इन इंट्रूडर्स को एक आदमी लीड कर रहा था, जिसको मैं अच्छे से जानता था, एंड हु वाज एट दैट टाइम एक्साइटेबल ऑलमोस्ट टू फ्रेंजी, worn out with public agitation and private worries. It occurred to me that if instead of carrying an amendment, they could be goaded to break. Goaded का मतलब है driven or prompted to break up the meeting and disgrace themselves. The honor would remain with us. I made a speech that would have made a bishop swear or a ship fight. मेरे को अभी मेरे हाथ में था तब कि मैं स्पीच दूं तो कैसी दूं। अगर मैं स्पीच दूंगा तो माहौल खराब भी हो सकता है, और मैं स्पीच दूंगा तो माहौल अच्छा भी हो सकता है। To have made a bishop swear or a ship fight. The leader stung beyond endurance, dashed madly to the platform and answered me. His followers, thinking he was leading a charge, instantly stormed the platform, broke up the meeting, and reconstituted it with their leader as the chairman. If then demanded a hearing, which was duly granted to me as a matter of fair play, I had another innings with great satisfaction to myself. मतलब वहां पे मेरी स्पीच देने के बाद में वो लीडर जो वहां पे लीड कर रहा था, एंटी फेबियन सोसाइटी वाला जो लीडर वहां पे घुस आए थे, उनका लीडर वहां पे स्टेज पे आके वो भी कुछ चीजें बोलता है, जिससे ऐसा लगता था कि अभी शायद उल्टा माहौल और खराब हो जाएंगे। वो भी स्टेज पे आके बोलता है, कुछ लोगों को और भड़काता है। पर उसके बाद में मुझे दोबारा से मौका दिया कि आप आके दोबारा से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो मैं बहुत खुश था कि मुझे सेकंड इनिंग मिला। No harm was done nor any bow struck, but the papers next morning described as a scene of violence and destruction that left nothing to be desired by the most of the sanguinary schoolboy. मतलब मैंने वहां पे माहौल इतना अच्छे से संभाल लिया था कि दूसरे दिन पेपर में जो भी आया वहां पे ऐसे ही दिखाया गया कि ये लोग आके एक शांत भरी मीटिंग को खराब करने आए थे। तो बोलना इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बोलने से अच्छी चीज भी खराब हो सकती है और खराब चीज भी आप अच्छी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, खराब सिचुएशन को भी अच्छी सिचुएशन में या उसे संभाल सकते हो। तो यहाँ पे वही हमें बताने की राइटर कोशिश कर रहे हैं। My public speaking brought me a very necessary qualification for political work. The committee habit, whatever society I joined, I was immediately placed on executive committee. मैं जिस भी सोसाइटी में जाता था वहां पे मुझे एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्लेस दे दिया जाता था। I at first I did what authors usually do in the Bohemian anarchism and individualism. When they are defeated on any issue, they resign. मैं शुरू में ऐसा करता था कि मुझे अपोज किया जाता था किसी सोसाइटी में तो मैं वहां से रिजाइन कर देता था। I did this when the Land Restoration League refused to add socialism to its program on my suggestion. और मैंने ये तब किया था जब लैंड रिस्टोरेशन लीग में मेरी जो सोशलिज्म पॉइंट को ऐड करने प्रोग्राम के अंदर मैंने बात की गई थी कि सोशलिज्म टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे मौका दिया जाए, और उन्होंने रिफ्यूज किया था और तब मैंने रिजाइन कर दिया था। आई नेवर डिड इट अगेन, पर इसके बाद में मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आई सून लर्न द न्यू रूल, मैंने नया रूल लर्न कर लिया था कि नेवर रिजाइन, कुछ भी हो जाए मुझे रिजाइन नहीं करना है। यानी वो चीज भले ही मेरे अपोज में सोसाइटी वाले बोले
कि आपको ये सारी चीजें बोलना है, और मैं जो बोलता हूँ आपको सोसाइटी को ये वाली चीजें भी वहां पे आप ऐड करो। अगर सोसाइटी नहीं मानती है तो लोग जैसे पहले रिजाइन कर देते, मैंने भी एक जगह ऐसा रिजाइन किया, बट मैंने फिर दोबारा सीख लिया कि नेवर रिजाइन वाला रूल मैंने सीख लिया। I also learned that committees of agitators are always unanimous in conviction of that something must be done, but very vague as to what। मतलब जो एजिटेटर्स होते हैं जो हमेशा किसी भी चीज को अपोज करने वाले, सपोज एक सोसाइटी है, सोसाइटी ने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया, प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए ये टॉपिक्स पे वहां पे स्पीकर आके बोले जाएंगे, बट एक हमेशा दूसरा ग्रुप रेडी रहता है, वो दूसरा ग्रुप हमेशा अपोज करने के लिए सोसाइटी को, सोसाइटी के स्पीकर्स को, सोसाइटी के टॉपिक्स जो वो बोलने वाले हैं उनको अपोज करने के लिए दूसरा ग्रुप रेडी रहता है। तो उनको उनका हमेशा से यही रूल होता है जो अपोजर होते हैं एजिटेटर्स का, कि कुछ तो हमें करना है, बट क्या करना है वो उसके बारे में क्लियर नहीं होते, बट उनको इतना पता है कि हमको सोसाइटी को अपोज करना है तो हमको कुछ तो करना है। दे टॉक एंड कैन कम टू नो कंक्लूजन। The member who has something definite to propose and who keeps it up with up his sleeve until the rest are completely bothered is then master of situation even when nobody quite agrees with him। It is that or nothing or something must be done। ठीक है। This is how a man in minority of one becomes the leader। often in a minority I was often in a minority of one। How lack of committee training and platform techniques disables even when the most gifted thinkers, was illustrated by the case of H.G. Wells, with whom I had famous debate when he tried to capture the Fabian Society at one blow. As a speaker and a committee man, I had advantage of him by 10 years, whilst he was a complete novice। नोवाइस मतलब न्यू, वो न्यू था बट मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस था। जैसा बता रहे हैं कि जब ये एच जी वेल्स आए थे और ये फैबियन सोसाइटी को कम्प्लीटली कैप्चर यानी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। टू से दैट आई एनिहिलेटेड हिम इज नथिंग। He saved me the trouble by annihilating himself। He could only misbehave himself। Fortunately for him, he did this so outrageously that the society were very sensibly saw through the situation, and while dismissing him as tactically impossible, thought none the worse of him as a socialist pioneer, and none the better of me by for my superiority as platform artist। और तब बस इन शॉर्ट सिचुएशन ऐसी रही कि मैं वहाँ पे अच्छी तरीके से चीजों को हैंडल कर पाया। ही वॉज अ कंप्लीट नोवाइस। उसका परफॉर्मेंस आउटरेजियस था, उसके भड़का उसका एक एंग्रीनेस उसके परफॉर्मेंस में दिखा, और वापस से तब से सोसाइटी का ट्रस्ट मुझ पे और थोड़ा बढ़ गया। ये सारी चीजें मैंने ओवरऑल एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में सीखी थी। यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं, I must not leave incipient orators to suppose that my technique as a speaker was acquired by practice alone। Practice only cured my nervousness। मैं अकेला प्रैक्टिस करके ये सब चीजें नहीं सीख पाया। तो मैं यहाँ पे आप सबको बता दूं, मैं अकेला प्रैक्टिस करके ये सब चीजें नहीं सीख पाया। प्रैक्टिस ने सिर्फ मेरा नर्वसनेस खत्म किया एंड accustomed me to speak to multitudes as well as to private persons। I practice the alphabet as a singer practices scales। जैसे मैंने अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस वैसे की जैसे सिंगर स्केल्स की प्रैक्टिस करते हैं। Until I was in no danger of saying, uh, "Lo, here I lend thee this sharp pointed sword। लो हियर आई लेंड दी दिस शार्प पॉइंटेड स्वॉर्ड। मतलब ये जो बात है, मैं जब तक स्पीड में ना बोल पाया, इंस्टेड ऑफ लो हियर आई लेंड दी दी शार्प पॉइंटेड स्वॉर्ड, मतलब मैं जब तक इतना प्रैक्टिस करके ये चीज ऐसे नहीं बोल पाया ना, बल्कि ऐसे बोल के, ऐसा ना बोल के, ये चीज ऐसे ना बोल के, ऐसे जब तक ना बोल पाया तब तक मैंने प्रैक्टिस की। लो लो हियर आइलैंड दी शार्प पॉइंटेड फॉर, इतना मुझे भी नहीं आता है। लो हियर आइलैंड दी शार्प पॉइंटेड फॉर, लो हियर आइलैंड दी लो हियर आइलैंड दी शार्प शार्प पॉइंटेड फॉर, लो हियर आइलैंड दी शार्प पॉइंटेड फॉर। ऐसा जब तक मैं अल्फाज में नहीं बोल पाया, बहुत अच्छे से नहीं बोल पाया, मैंने तब तक प्रैक्टिस की है। Lessons in elocution should always be taken by public speaker when phonetically competent teacher is available. But art must conceal its artificiality, and the old actor who professes to teach acting and knows nothing of phonetic speech training is to be avoided like plague।
मतलब ये भी एक कला है, और एक ऐसी कला, अगर कोई एक्टर है, एक्टर को सिर्फ एक्टिंग यानी हाव भाव करते आते बट उसकी स्पीच इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको उसको वैसे ही अवॉइड करना जैसे अब हम किसी बीमारी से, कोरोना से हम अवॉइड करते हैं, लोगों से कोरोना पीड़ित कोई कॉन्ट्रैक्टेड लोग हैं उनसे जैसे हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि हमें ना हो जाए। उनका मतलब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि उन्हें हमें अबैंडन करना है, हमें सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करना है। वर्ड्स को आप ध्यान रखना। At last I could not deal with all the invitations I received. At last I could not deal with all the invitations. मुझे बाद में इतने सारे invitations आने लगे कि मेरे बस के बाहर होने लगा, मुझे इतने सारे invitations आने लगे, and the repetition the same figures and arguments become tiresome, और same मुझे topics कई सारे मिलते थे और बहुत ज़्यादा tiresome था। I was in danger of become a windbag with ओनली वन स्पीच। मैं एक सिमिलर स्पीच के वाला एक आदमी, बस मोनोटोनस इंसान बन गया था। देयर देयर thenceforth I orated on special occasions only। इसके बाद में मैंने सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही स्पीच देने का तय किया, और एट फेबियन पब्लिक मीटिंग्स या फेबियंस की पब्लिक मीटिंग एंड इन सेंट पैनक्रास बोरो काउंसिल टू व्हिच I got elected while it was still while it was still a vestry. But I did not forget my acquired techniques as a platform artist. It lasted until my final retirement from personal performances in 1941, my 85th year। मतलब मैं 85th ईयर का हुआ तब तक मैंने पब्लिक स्पीकिंग की और फिर मैंने रिटायरमेंट लिया। तो दैट वाज दैट हाउ आई बिकम अ पब्लिक स्पीकर। उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, कैसे कैसे उन्हें अपोज किया गया था, ये यहाँ पे ऑथर ने हमें बताने की कोशिश की है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, अच्छे से समझ आ चुका है। आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट। दैट वाज द एंड ऑफ इट। थैंक यू सो मच।